ये पुरुष मानसिकता सोच है उसको सबसे पहले हटानी चाहिए। अपनी वो जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो वो सोच है उसको मिटा के 5 पॉइंट समथिंग किया गया, थोड़ी बहुत की वृद्धि की गई। उसको एक नाम बस महिलाओं को लुभाने के लिए कि नहीं, उन पे ध्यान दिया जा रहा है। वैदिक पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति थी उतने प्राचीन समय में भी जितनी फ्रीडम उस समय महिलाओं को दी जा रही थी। सरकार जो योजनाएं लाते हैं जो पेपर पे दिखता है और जमीन पे नहीं होता है, शायद कुछ ऐसी स्थिति। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही। आप हम सभी जानते हैं कि गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। बुनियादी सुविधाएं हैं, आप उन पे पहले फोकस करो। तो टॉयलेट की सुविधा नहीं है, ये तो मैं मान रही हूँ कि टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहाँ प्रॉपर टीचर भी नहीं है। पेरेंट्स है बस उसके लिए ही भेज रहे हैं ताकि हमारे घर में साइकिल आ जाएगा, बेटी कम यूज करेगी, उसके जो फादर होंगे वो ज्यादा यूज करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन कब अच्छा होगा? जब आप बेहतर एजुकेशन देंगे। बेटियों को बेटों के बराबरी में आज के समय में भी नहीं देखा जा रहा है। जो है आज भी जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडल बन रही हैं वो घर से बगावत करके ही बन रही हैं, लेकिन मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं इसके लिए वो परमिशन नहीं देते हैं कि हम लोग प्रतिशतात्मक समाज में रहते हैं। मेल अगर कहता है कि नहीं फीमेल को ये काम करना चाहिए, दैट्स गुड, तो वो फीमेल करेगी। अगर मेल कहता है ये नहीं करना है, केसेस बढ़ रहे हैं या महिलाओं के साथ छेड़खानी, बेटियों के साथ छेड़खानी, इसके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और सिर्फ नारी तुम केवल साधन हो स्कूटर फ्रिज जुटाने का, जो तुम जुटा पाओ तो जुटा लाओ, वरना काबिल हो तुम मर जाने का। ये हमारे देश में उन लोगों ने लिखा है जो इस देश के प्रतिष्ठित नागरिक होंगे, और इसी देश में कई सारे महिला उत्थान के ऊपर भी नारे लिखे गए, योजनाएं बनाए गए और साथ में महिला सशक्तिकरण के भी नारे दिए गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज महिला दिवस तो है नहीं, तो मैं महिलाओं का इतना ज़्यादा बखान क्यों कर रही हूँ। तो आज के इस बिहार नामा के एपिसोड में हम महिलाओं जिस तरीके से बिहार में या फिर पूरे देश में बदलाव ला रही हैं, जिस तरीके से पुरुष लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इस पूरे मसले पर बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजया रंजन मैम हैं, जो आज इस पूरे डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल्स लिटरेसी रेट पर, साथ में जिस तरीके से महिलाएं जो है वो राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही है, प्रतिपक्ष की नेता की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार की जो संख्या है वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो वर्तमान स्थिति है महिलाओं की हमारे देश में, चाहे हम रेप केस की बात कर लें, घरेलू उत्पीड़न की बात कर लें, या फिर आपने जिस तरीके से देखा अभी फिर पटना गाय घाट में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, क्या लग रहा है आपको कहाँ कमी रह जाती है कि महिलाएं, अगर हम प्राचीन काल की भी बात करें, अब तक लड़ाई लड़ ही रही है, संघर्ष अब तक जारी है, कब तक लड़ना पड़ेगा ऐसे? महिलाओं की बात अगर हम लोग करते हैं और वर्तमान सिचुएशन की जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है, तो ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन निशा, मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो महिलाओं के साथ भी वही सिचुएशन हो रहा है। एक तरफ से अगर हम ये देखते हैं कि महिलाओं के लिए अभी बजट में भी कहा गया कि महिलाओं का जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कुछ वृद्धि की गई है, 5 पॉइंट समथिंग किया गया, थोड़ी बहुत की वृद्धि की गई। उसको एक नाम ये कह सकते हैं कि बस महिलाओं को लुभाने के लिए कि नहीं, उन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। और फिर अगर ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एम्पावरमेंट की बातें कही जा रही हैं, वुमेन्स एजुकेशन की बात कही जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको प्रतीत हो रही है कि हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतीत हो रही है, ऐसा चल भी रहा है, लेकिन सिर्फ उतना ही आवश्यक नहीं है इस महिला को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। अगर आप, जैसा आपने प्राचीन समय का नाम लिया, तो प्राचीन समय में अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो, और फिर उसके बाद उससे वैदिक पीरियड में आप जाते हैं, तो जो वैदिक पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति थी उतने प्राचीन समय में भी जो आज आप 21st सेंचुरी की बात करते हैं, वहाँ भी उस
लेवल तक महिलाएं अचीव नहीं कर पाई हैं, जितनी फ्रीडम उस समय महिलाओं को दी जा रही थी। और अभी का प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हम लोग आपने शिक्षा की बात की, रेप की बात की, या उनके साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा की बात करें तो अभी जो कोरोना पैंडेमिक आया, इसमें महिलाओं के साथ ज़्यादा बढ़ गया। ये महिला आयोग का ये रिपोर्ट है कि लगभग प्रतिदिन उनके हेल्पलाइन पे 400 महिलाओं के कॉल जाते हैं जो घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित हैं। फिर अगर आप एनओसी की बात करें तो जो वर्किंग वुमेन है, काम करने वाली वुमेन है, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि लगभग जो 5 आवर जो पर डे का होता है वुमेन का, वो सिर्फ अनपेड जो वर्क करती हैं, मतलब उनके लिए उनको कोई कुछ पे नहीं किया जाता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो बाहरी रूप से थोड़ा सा हमें प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं के लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजिंग आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अभी वो नहीं बनी है। बिहार की सरकार जो योजनाएं लाते हैं, जो पेपर पे दिखता है और ज़मीन पे नहीं होता है, शायद कुछ ऐसी स्थिति। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए आप कहें तो बिहार सरकार भी योजनाएं ला रही है, केंद्र सरकार भी योजनाएं ला रही है। नारी शक्ति मिशन है, उज्ज्वला योजना, पीएम मातृत्व योजना है, और हाँ सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत ऐसे अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी उनका मतलब जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए था, वो रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। और अगर रिजल्ट की बात करें, महिलाओं को स्वावलंबन की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो महिलाओं की बेसिक नीड्स हैं, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि उनका बेसिक नीड्स है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही, आप हम सभी जानते हैं कि गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आप उन पे पहले फोकस करो। उनको क्या बुनियादी तौर से उनको किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, उनके डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से वो डेली फेस करते हैं, घर से लेकर वर्किंग जहाँ वर्किंग प्लेस है उनका, जहाँ वो काम करने जाती है, वहाँ पे वो किस किस सिचुएशन को फेस करती हैं। तो जो उनकी बेसिक नीड्स है, सबसे पहले आफ्टर आपको बेसिक नीड्स पे जाना पड़ेगा, तभी आप महिलाओं के विकास के बारे में सोच सकते हैं, उनकी प्रगति के बारे में सोच सकते हैं, उनको जो एम्पावरमेंट की बात करें तो तभी उनको वास्तविक एम्पावरमेंट मिलेगी। हम पूरे देश की बात इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं सिर्फ बिहार में नहीं रहती, पूरे देश में बसती हैं, पूरी दुनिया में बसती है। लेकिन जिस तरीके से हम डेटा निकाल करके देख रहे थे, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो बिहार की जो हालत है महिलाओं की शिक्षा के मामले में, वो बहुत ही निंदनीय है, दयनीय है। और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार, चाहे वो अभी की सरकार हो, 15 साल पहले की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो। महिलाओं के लिए चौमुखी योजनाएं लाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि महिलाएं पढ़ेंगी, एक महिला पढ़ेगी तो पूरे परिवार को, पूरा परिवार शिक्षित होगा। लेकिन मैम, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं स्कूल्स में, इसके पीछे का रीज़न जो हमने स्टडी करके दिया वो ये था कि स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, लड़कियां खुलकर बात नहीं कर सकती कि उनको दिक्कत क्या है। कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अगर गाँव से कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, और ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो की सुविधा नहीं है। जो साइकिल आपने दिया, उस साइकिल से गार्जियन भेजने से डर रहे हैं क्योंकि अपराध हो रहे हैं। तो किस तरह से हम लोग इन सब चीज़ से पार पा सकते हैं और गांव की लड़कियां पढ़ सकते हैं? जहाँ तक कि अभी आपने कहा कि ड्रॉप आउट का जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो ड्रॉप आउट का रेट बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है निशा। मैं ओनली सिर्फ सरकार पे फोकस नहीं करती हूँ। इसके लिए आपका जो आपका जो परिवेश है, जो सामाजिक सिचुएशन है, वो भी उसके लिए एक तरह से उत्तरदायी है। हाँ, उतना ही जिम्मेवार है सरकार। ठीक है, लड़कियों को साइकिल उपलब्ध करा रही है सरकार, तो ये भी कह रही है कि बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, और लड़कियों को अभी सुविधा में मतलब ताकि स्कूल आ सके, कई सारे प्रलोभन भी दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर अभी आप वर्तमान स्थिति देखते हैं सरकारी स्कूलों की, तो जैसे आपने कहा कि वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो टॉयलेट की सुविधा नहीं है ये तो मैं मान रही हूँ कि टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहाँ प्रॉपर टीचर भी नहीं है जो अच्छा एजुकेशन दे सके, जिससे एक अच्छे जो आप कह रहे हैं कि जिससे लड़कियों का, महिलाओं का, बेटियों का डेवलपमेंट हो, वैसी एजुकेशन वहाँ पे नहीं दी जा रही है। सेकेंड नंबर की कुछ तो ग्रामीण इलाके में ये हो रहा है कि सिर्फ पोशाक की वजह से, साइकिल की वजह से, या फिर जो मिड डे मील मिलता उनके लोभ के कारण उसके लिए बस लड़कियां जा रही हैं, और जो पेरेंट्स हैं बस उसके लिए ही भेज रहे हैं ताकि हमारे घर में साइकिल आ जाएगा, बेटी कम यूज़ करेगी, उसके जो फादर होंगे वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस तरह से नहीं है। उनको मजबूर होना पड़ता है पेरेंट्स को भी साइकिल उनकी बेटी की यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो ये इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उतना सुदृढ़ नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल
में पढ़ा सकते हैं, अपर क्लास के लोग प्राइवेट स्कूल में बेटियों को भेज सकते हैं, बट लोअर क्लास के लोग क्या करेंगे? उनको तो सरकारी स्कूल पे ही डिपेंड रहना, और सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं नहीं हैं। जब लड़कियां यंग होने लगती है तो एक ऐसा पीरियड होता है कि कुछ आप भी वुमेन हो, मैं भी हूँ, तो समझते हो कि टॉयलेट लड़कियों के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महीने में कुछ ऐसे समय होते हैं कि लड़कियां उस समय चाहकर भी स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो एक तो आपके यहाँ अच्छी शिक्षा है नहीं, जो शिक्षा मिल रही है उसमें से भी लड़कियां महीने में कुछ दिनों के लिए वंचित हो जा रही हैं, तो प्रॉपर उनको गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा। तो इससे आप कैसे सोच रहे हैं कि लड़कियों का विकास हो? अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटी के लिए चल रही है, लेकिन आप देखेंगे ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना हमने चलाया, तो उसके लिए जितनी प्रॉपर सिस्टम चाहिए, क्या वो सारे सिस्टम हम अपने सरकारी स्कूल में उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना, ये आप और हम नहीं कर सकते, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि अगर और अदर बात, ये तो हो गई सरकारी स्कूल की बात। अगर अदर पेरेंट्स की बात करते हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन आपका मास क्या है? मास तो आपके जो है वो ऐसे पीपल हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। यहाँ कास्टिज्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्लास की बात कर रही हूँ। दो क्लास, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास है। अपर क्लास है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो अपनी बेटियों को हायर मतलब अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन लोअर स्कूल के बच्चे, लोअर क्लास के लोग क्या करेंगे? वो अपने बच्चे को कहाँ शिक्षा देंगे? वो कैसे भेज पाएंगे प्राइवेट? उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर वो भेज सकते हैं। तो एक सिचुएशन ये क्रिएट हो जाता है। और अगर आप महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पहली सिचुएशन क्या है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो। इकोनॉमिक कंडीशन कब अच्छा होगा? जब आप बेहतर एजुकेशन देंगे। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या लोअर क्या अपर हो? पेरेंट्स का भी मोटो ये रहता है कि एक अच्छे संस्थान दे, बेटी को ग्रेजुएट करा दे, पीजी करा दे, ताकि अच्छे लड़के से शादी हो जाए। उनका मोटो यही रहता है। ये नहीं, उन जो पेरेंट्स हैं उनका भी ये नहीं होता है कि मैं अपने बेटियों को स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दूं, इस पे उनका भी फोकस नहीं होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार के साथ साथ समाज, सोसाइटी, हम आप घर परिवार जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बेटियों पे फोकस करें कि नहीं, सबसे पहले मुझे इन्हें अच्छी तरह से एजुकेशन देना है। जब एजुकेशन देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, और वो जब इकोनॉमिक रूप से अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगी तभी तो वो कोई डिसीजन ले सकती हैं, तभी तो वो उनका डेवलपमेंट होगा। विदाउट इकोनॉमिक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा से बात करते हैं महिलाओं के जिस तरीके से संघर्ष करके वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैम ने बताया अभी कि पेरेंट्स ये सोच के बेटियों को एजुकेशन देते हैं कि आगे चलकर जब ये अच्छा पढ़ लिख लेगी तो एक अच्छा पति मिल जाएगा। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि लड़कियां अगर पढ़ लिख लेगी तो हम अच्छे घर में शादी करा देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आगे चल के मैं इस बेटी को या तो फिर इंजीनियरिंग में डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टर्स की डिग्री मिल जाएगी तो एक अच्छी डॉक्टर बन के निकलेगी। ये सोच कैसे बदलेगा मैम? क्योंकि मोस्टली अगर हम एक डेटा पे बात करें तो अगर लड़की कमा रही होती है, कमाते कमाते अगर उसकी शादी हो जाती है और अगर ससुराल वाले ने ये कह दिया कि आपको जॉब नहीं करना है, तो उसको उसके घर वाले, खुद लड़की के घर वाले भी यही फोर्स करते हैं कि पति जो कह रहा है वो बात मानो और घर संभाल लो। तो वो जो संघर्ष उसने बैक साइड किया वो सब धरा का धरा रह जाता है, और इस वजह से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कम हो जाता है। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है, हमारी सोसाइटी भी जिम्मेवार है। हमारी सोसाइटी भी अभी भी, जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, चांद पे जा रही हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अब एयरफोर्स में भी जा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स भी बन रही है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, सब जगह अच्छा कर रही हैं। लेकिन फिर भी बेटियों को बेटों के बराबरी में आज के समय में भी नहीं देखा जा रहा है। आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात उठाई, कोई भी गार्जियन ये कभी सोचता है कि मेरी बेटी बड़ी होके रेखा जैसी बनेगी, मेरी बेटी बड़ी होके कटरीना कैफ बन जाएगी? ये कभी किसी पेरेंट्स के दिमाग में नहीं आता। और अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो आप देखेंगे कि फिल्म में कास्ट दोनों ही होते हैं, दोनों ही लीड रोल में होते हैं, लेकिन फीमेल एक्ट्रेस को जो चार्ज दिया जाता है वो मेल एक्ट्रेस से एकदम आधा होता है। तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी तो होती ही है। आप वर्किंग प्लेस पे भी आप जाते हैं तो कई जगह ऐसे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे अगर सेम वर्क आप कर रहे हो तो मेल को ज़्यादा वेगेज दिया जाता है और फीमेल को कम दिया जाता है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए है प्रावधान।
हाँ, रिजर्वेशन तो दिया हुआ ही है, लेकिन ये प्रावधान भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो पेपर पे आप देख रहे हैं, जो सारी योजनाएं आप चला रहे हैं, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं, सिर्फ आपको कागजी कार्रवाई से समाज में पूरी तरह से बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जागरूकता फैलाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर आप कहें बिहार की बात अगर हम लोग करते हैं तो अभी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया है। 35% रिजर्वेशन के बावजूद भी जो बिहार में जो वर्किंग वुमेन है, उनका श्रम शक्ति में अगर योगदान माना जाता है तो वो 6.6% ही है, बस इतनी ही है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ लगभग 20% है। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया पे आपको लगभग 20% बैंकिंग सेक्टर में वुमेन काम कर रही है, और बिहार में देखते हैं तो 40% कर गए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा फिर अगर वुमेन्स की बात करते हैं तो वुमेन्स की बहुत सारी जो एक फिजिकल बॉडी की जो फिजिकल चेंजिंग होती है, उसके वजह से भी अगर वुमेन मैरिड हो जाती है तो उसको मैटरनिटी लीव लेना पड़ता है, अपने बच्चे को केयर करने के लिए लीव लेना पड़ता है। तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनका जॉब उसलिए भी चला जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि ज़्यादा अगर वुमेन्स वर्क कर रही हैं तो उनको जॉब जाने का ज़्यादा खतरा होता है। अगर सरकार तो हमारी मैटरनिटी लीव वगैरह देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है। अगर मिलेगा भी तो आपको विदाउट पे मिलेगा, आपको पे नहीं मिलता, तो उसमें भी महिलाओं को सफ़र करना पड़ता। तो उसकी बायोलॉजिकल चेंजेस है ना, वो तो खुद उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और वो तो एक सोसाइटी का, समाज का एक नए जीव का निर्माण करती है ना। तो फिर उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं सुविधाएं दी जाएंगी? प्राइवेट सेक्टर में भी सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो इन सारी सिचुएशनों की वजह से जो वुमेन है वो अभी भी वर्क फोर्स में बहुत कम इन्वॉल्व हो रही है। आपने कहा कि कोई नहीं चाहता कि कैटरीना कैफ बने, रेखा बने। बिल्कुल, आज का भी समाज जो है, आज भी जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडल बन रही हैं वो घर से बगावत करके ही बन रही हैं। घर के सपोर्ट से बहुत कम, एक्सेप्शन तो हर जगह पे है, वो उसकी तो बात मैं नहीं करी, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे। कुछ ही ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को अलाउड करते हो कि हाँ तुम बेटा जाओ कैटरीना कैफ बनो, तुम ऐश्वर्या बनो, तुम दीपिका बनो, लेकिन मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं इसके लिए वो परमिशन नहीं देते हैं। अगर हर बच्चे के अंदर अपनी क्वालिटी होती है, कोई भी है तो उसके अंदर अपना पोटेंशियल होता है, वो मेल हो या फीमेल हो। तो मेल को तो हम लोग परमिशन दे देते हैं। अगर आपका मेल सन है तो आप उसको बोलेंगे पता नहीं क्या बनेगा, ठीक है बेटा तुमको जो बनना है बन लो, तुम हीरो बनना चाहते हो बन जाओ, तुम मॉडल बनना चाहते हो बन जाओ। कोई उसमें मतलब बिल्कुल ही नहीं सोचते। फिजिक की भी सराहना होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम्हारी फिजिक, तुम तो मॉडल जैसा दिखते हो बेटा। लेकिन कभी क्या आपने किसी पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि बेटा तुम तो मॉडल जैसा लगती हो, तुमको मॉडल बनना चाहिए, तुमको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, तुमको फिल्म इंडस्ट्री में जाना? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एक तरह से कहें तो कहें क्या, ये वास्तविक स्थिति है कि हम लोग प्रतिशतात्मक समाज में रहते हैं, जहाँ पे कि मेल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो हमेशा हावी होता है। तो मेल अगर कहता है कि नहीं फीमेल को ये काम करना चाहिए, दैट्स गुड, तो वो फीमेल करेगी। अगर मेल कहता है ये नहीं करना है तो वो वर्क अच्छा होते हुए भी, उसके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी वो उसमें बहुत अच्छा कर सकती है, उसके बावजूद वो उस क्षेत्र में क्विट कर देती है। तो ये सिचुएशन आज भी बना हुआ है। हम लोग हाउसवाइफ की भी बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा तबका है हमारे भारत में, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बुआ जो हाउसवाइफ हैं, जिनको हम सब इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके बिना परिवार नहीं चलेगा। वो एक सफल गृहिणी है। अगर हम डेटा की बात करें मैम तो 16 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इस वक्त भारत में हाउसवाइफ के तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन से कंपेयर करें, ये भी मेंटालिटी की बात है, तो कहते हैं दिन भर घर में करती क्या है, जबकि आप एक वाइफ हैं, आपको पता होगा कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या उन महिलाओं का भारत के प्रगति में कोई रोल नहीं है, या उनको ऐसे इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उन महिलाओं का कैसे नहीं योगदान है। वो घर में एक जो मेल होता है, एक जो पुरुष होते हैं, वो बाहर कब वर्क करते हैं, वो अपना 10 to 12 आवर बाहर कैसे वेस्ट करते हैं, या वो कुछ अर्न करने में लगाते हैं। जब आप
प्रॉपर जो घर की सारी जिम्मेवारियां होती हैं, घर में क्या है नहीं है, बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे को स्कूल कब भेजनी है, बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, ये सारा केयर कौन करता है? एक लेडीज ही तो करती है, जिसको आप हाउस वाइफ कहते हैं। लेकिन वो हाउस वाइफ कैसे है? वो हमसे आपसे ज़्यादा काम करती है। जो घर में रह के वो सुबह 5 बजे उठती है और 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो सिर्फ काम ही करती है। एक जो हाउस वाइफ होती है वो घर में सबसे पहले जागती है। आप भी अपनी मदर को देखी होंगी, मैं भी अपनी मदर को देखी हूँ, वो घर में सबसे पहले जागती है और सबसे लेट सोती है। तो आप उसके काम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो घर में काम ना करे तो उसके लिए तो एक अगर सपोज ये कहते हैं, अभी कह रहे हैं ना कि मेल और फीमेल बराबर, ऐसा अभी स्लोगन सब जगह चल रहा है कि महिला और पुरुष एक समान। तो महिला और पुरुष एक समान है तो कोई मुझे बताएंगे कि सुबह का खाना अगर फीमेल बनाती है तो क्या शाम का खाना मेल बनाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर मेल बोलेंगे कि मैं तो बाहर से पैसे कमा के लाता हूँ। इट्स गुड, आप पैसे कमा के लाते हैं, आपका योगदान है, आप जो पैसे कमा के लाते हैं उसी से आपका परिवार चलता है। लेकिन आप जो कमा के लाते हैं उसको किस तरह से, किस रूप में ऑर्गेनाइज करके आपके घर को संचालित करती है एक महिला, तो उसके वर्क को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर हर कोई भी मेल कमा के आता है बाहर से, जो अर्न करके आता है, तो हर का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। कोई कुछ कमाता है, कोई कुछ कमाता है, हर का डिफरेंस है। इस महंगाई के दौर में जो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा चली, कोरोना पैंडेमिक कारण ऐसे आप मार्केट में जाओ तो हर चीज़ों का जो रेट लगता है किसी दे डबल ट्रिपल हो गया या 4, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आप जो भी भर दिन अर्न करके घर में लाते हो उससे आपका फैमिली मेंबर 5 हो या 10 हो या 15 हो या 4 हो, जितना भी फैमिली मेंबर्स हो, उन सारे फैमिली मेंबर्स को उसी पैसे में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके उस घर को वो रेगुलेट करती है, कितना उसमें ब्रेन लगाती होगी, कितना अपने सोचती होगी कि टाइम किल करती होगी, तो फिर आप उसके वर्क को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी कंट्री डेवलप कर रहा है, कोई भी स्टेट डेवलप कर रहा है, कोई भी फैमिली डेवलप कर रहा है, तो उसमें महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि एक पुरुष का योगदान है। तो आप उन 16 करोड़ महिलाओं के योगदान को डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमने बात की हर इस तबके की जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, वर्किंग लेडी हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कुछ ऐसी लड़कियाँ जो भी पढ़ रही है, आगे फ्यूचर बनाना चाहती है। इस बीच अब हम इस पूरे वीडियो में अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, रेप केसेस या फिर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो वो इस बीच बढ़ के 62% जा चुका है। तो मैम, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे देख रही हैं कि अगर हम तमाम योजनाएं भी सरकार की ला रहे हैं, महिलाओं के बीच अवेयरनेस भी नहीं हो रहा है। अगर हम प्रजनन दर की बात करें तो अगर देश की एक महिला अगर 2 बच्चे को जन्म दे रही है तो बिहार का यह प्रजनन दर 5 है, यानी कि एक महिला 5 बच्चे को जन्म दे रही है, तो पॉपुलेशन भी है। तो ये कितना चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए, और महिलाएं कैसे इसे पार पाएंगी? घरेलू हिंसा से, चाहे रेप केसेस, हर दिन 6 रेप हो रहे हैं, तो कैसे सब कुछ ठीक होगा? देखिए, फिर मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि ये ठीक कैसे होगा। अगर आप ठीक करना चाहेंगे तो ठीक होगा। अगर आप रियली में वास्तविक रूप से आप महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, महिलाओं को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें ठीक होगी। कोई भी ऐसा, आपने ही कहा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्यूशन तो है ही। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि ये आप इलेक्शन जब होती है, आप बिहार की वोटिंग रेट देख लीजिए ना, महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया, लगभग 60% महिलाओं ने वोटिंग किया। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं का कितना है? ओनली अगर आप देखें तो 11% के समथिंग 11% जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है, उसमें 11% महिलाएं ही सिर्फ उसमें अभी निर्वाचित हैं। लगभग 26 महिलाएं हैं जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, और शायद लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 या 5 समथिंग ऐसे ही हैं। तो कितना कम उनका कंट्रीब्यूशन है। जहाँ 243 सीट है वहाँ पे आप सिर्फ 26 महिलाएं हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि महिलाओं को ये पॉलिटिक्स में आरक्षण दिया जाएगा, राजनीति में भी आरक्षण दिया। जैसे आप देख रहे हैं अभी कि मुखिया इलेक्शन, अभी ताज़ा मुखिया इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं इलेक्ट हुई। उसमें भी 50% बिहार सरकार ने 50%, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में 33 था, लेकिन अभी बिहार गवर्नमेंट
50% रिजर्वेशन दे रखी है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, मुखियापति एमपीज बन रहे हैं, बहुत सारे एमपीज पार्लियामेंट वाले नहीं, मुखियापति बन रहे हैं, मतलब वुमेन्स मुखिया में खड़ी हैं तो सारा काम उन पति कर रहे हैं और महिलाएं घर में बैठी हैं, मुखियाएं बनी हुई हैं, नाम मात्र की मुखियाएं बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ये तो सरकार की, तो कहते हैं दिन भर घर में करती क्या है, तो महिलाएं कुछ तो घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी पुरुष महिला को नहीं निकालता। आप अगर इधर देख ले कि गांव साइड में देखते हैं, विलेज एरिया में क्या होता है, महिलाएं चार दीवारी के अंदर पैक रहती है, वो बाहर नहीं आ सकती है। तो कम से कम चलो इस रिजर्वेशन के बहाने ही सही महिलाओं को तो बाहर निकाल रहे हो। जहाँ अगर कोई पुरुष आपके घर में आ जाए तो उसको घूंघट में रहना पड़ता है, अंदर रहना पड़ता है। अब आप खुद से लेके गांव-गांव घूम रहे हो, पंचायत में घूम रहे हो, तो इससे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी ही महिलाओं की। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए सरकार को और भी कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आपने आरक्षण दिया महिलाओं को तो उसके लिए आपको ऐसे भी प्रावधान लाने चाहिए कि नहीं हर जगह महिलाएं प्रेजेंट होनी चाहिए, सिर्फ उनका सिग्नेचर नहीं चलना चाहिए। सिग्नेचर से क्या होता है कि बस जहाँ जहाँ उनकी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है वो लेके चले जाते हैं। सरकार इसमें और भी सुधार ला सकती है ताकि महिलाएँ बाहर आ सके। दूसरी बात, अब जो अभी इतने सारे रेप केसेस बढ़ रहे हैं या महिलाओं के साथ छेड़खानी, बेटियों के साथ छेड़खानी, इसके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और सिर्फ ठोस रूल बनाने की सिर्फ ज़रूरत नहीं, उसको फॉलो करवाने की और फास्ट रूप से जल्दी करवाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि केस चल रहा तो चल रहा, लंबा चल रहा, इस तरह के केस फास्ट ट्रैक का सिस्टम है लेकिन फिर भी उतने कोई फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उसमें भी करना चाहिए। एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा सुधार करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आप मान के चलो कि विलेजेस में ही है। और विलेज में जो बच्चियां हैं, गांव घर में जो लड़कियां हैं, वो लो तबके की हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा की सुविधा करानी चाहिए, वहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स होने चाहिए, बाथरूम, टीचर्स वेल एजुकेटेड होने चाहिए। और उसके लिए फिर हेल्थ पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं को उनके जो ऐसे तो बहुत योजनाएं चल रखी हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए सब्सिडी भी है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उतना फोर्सफुल नहीं है। उनको फोर्सफुली जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप कम ही योजना चलाओ बट उसको फोर्सफुली चलाओ। ये नहीं कि सिर्फ ऑन द पेपर नहीं, रियल में वो दिखना चाहिए। रियल में सरकार को उस पर बात करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी, सोसाइटी को भी, हमारे परिवार को भी जो ये पुरुष मानसिकता सोच है उसको सबसे पहले हटानी चाहिए, क्योंकि हमारी आधी आबादी महिला है और जब तक आधी आबादी का डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन पे अपनी वो जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो वो सोच है उसको मिटा के नई, अगर आप रियल 21st सेंचुरी की बात करते हो कि नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, तो हम लोग को अपना माइंडसेट भी 21st सेंचुरी वाली बात करनी होगी। इस तरह से महिलाओं का विकास किया जा सकता है, उस पर प्रॉपर वे में वर्क करके। यानी कि सरकार और समाज दोनों को बदलना। बिल्कुल, समाज और सरकार और समाज दोनों को बदलने की ज़रूरत है। आज हमने ऐसा मुद्दा चुना था जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ेगी। अभी हमें लगता है हमने इस पूरे मुद्दे का मतलब 20% भी नहीं बात किया होगा, लेकिन समय इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हम आज इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर लगातार सरकार से सवाल किया जाएगा, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर वही बैठे हैं। तो चाहे वो मुजफ्फरपुर वाला कांड हो या अब जो पटना के गायघाट से निकल के आया है रिमांड होम से, कि वहाँ पर जो 400-500 जो लड़कियाँ हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है। तो जिस तरीके से घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, लड़कियों के साथ रेप के मामले बढ़ रहे हैं, ये सारी जो सवाल हैं वो जहन में गूंजता रहेगा और सवाल हम करते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और अब बिहारनामा का अगला एपिसोड अब नेक्स्ट संडे को आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।